what is this distinction? Firstly, let's understand what is this distinction between theoretical and practical. और ये दो शब्द ऐसे हैं जो आप में से बहुत लोग अक्सर इस्तेमाल करते होंगे कि यार वो बंदा मेरे को ठीक नहीं लगता, बहुत थ्योरेटिकल है, या फलाना टीचर मुझे ठीक नहीं लगता, बहुत थ्योरेटिकल बातें करते हैं, बुकिश बातें करते हैं। या कि कोई मिलता होगा आपसे बोलता होगा भाई मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, लाइफ में मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके का एटीट्यूड रखता हूँ। मिलते हैं ऐसे लोग। ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में क्या भेद है? कुछ है भी कि नहीं है? क्या अंतर है बोलो? हाँ देखो, ये जो भेद है ये बहुत नासमझी में हमने बनाया है। कैसे? प्रैक्टिकल शब्द का अर्थ होता है वो जिसकी प्रैक्टिस की जा सके, यानी जिसको कार्यान्वित किया जा सके, ठीक है ना, जिसको यथार्थ में उतारा जा सके वही प्रैक्टिकल है। जिसको यथार्थ में उतारा जा सके वही प्रैक्टिकल है। बाकी सब काल्पनिक, बाकी सब काल्पनिक। मानते हो कि नहीं मानते? तुम्हारी थ्योरी की किताबों में क्या ऐसा कुछ भी लिखा है जो काल्पनिक है और यथार्थ में नहीं उतारा जा सकता? क्या तुम्हारी थ्योरी की किताबों में परी कथाएं लिखी हैं, हातिम ताई, अली बाबा की कहानियां हैं कि जो बिल्कुल काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं? इज दैट सो? तुम्हारी थ्योरी की किताब में एक एक अक्षर जो लिखा है वो प्रैक्टिकल ही तो है कि नहीं है? ओम्स लॉ इम्प्रैक्टिकल है क्या? ओम्स लॉ समझे बिना ही चल जाएगा? चल जाएगा। किरचॉफ्स लॉ इम्प्रैक्टिकल होता है, उसके बिना ये सर्किट बन जाएगा जो ये चल रहा है? केपलर्स लॉ इम्प्रैक्टिकल है, उसके बिना नासा के सैटेलाइट्स फायर हो जाएंगे? नासा का सैटेलाइट प्रैक्टिकल है ना? प्रैक्टिकल है क्योंकि हो रहा है, यथार्थ है। तुम्हारी अभी अपनी 5 मिसाइल फायर हुई, बिना ग्रेविटेशन के लॉ के समझे क्या फायर की जा सकती है? की जा सकती है। F=dp/dt अगर नहीं पता है तो ये मिसाइल लॉन्च हो जाएगी? हो जाएगी क्या? फर्स्ट ईयर वाले हो ज़्यादातर, इसलिए बेसिक साइंसेस से कोर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या भेद आ गया थ्योरी और प्रैक्टिस में? तुम थ्योरी को अक्सर बड़े नकारात्मक रूप से देखते हो। जब भी कोई आएगा और तुमसे कुछ बातें कर, तुम बड़ी थ्योरेटिकल बातें कर रहा है। अरे उसी थ्योरी से तो दुनिया चल रही है। कार्नोज साइकिल होगा, वो तुमको लगेगा बड़ा थ्योरेटिकल है। कार्नोज साइकिल नहीं हो तो डीजल साइकिल बन सकता है, वो गाड़ी चल सकती है मेरी। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं कुछ यहाँ पे? कार्नोज साइकिल के बिना डीजल साइकिल बन जाएगा? और कार्नोज साइकिल थ्योरेटिकल है कि नहीं? हम सब जानते हैं कि वो एक आइडियल साइकिल है जिसको अटेन नहीं किया जा सकता। Am I right? कार्नोज साइकिल पूरा इमेजिनरी होता है जो सिर्फ पेपर पे बनाया जा सकता है, वास्तविकता में कभी आएगा नहीं। पर उसके बिना, कार्नोज साइकिल के बिना वो कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी वो जो खड़ी हुई है, डीजल गाड़ी। फिर ऑटो साइकिल भी नहीं बनेगा, OTTO, ये यूट्यूब में। उस थ्योरी की बुनियाद पर ही तो ये दुनिया खड़ी है। एक मैकेनिक और एक इंजीनियर में क्या अंतर होता है? तुम्हारी नज़रों में मैकेनिक बहुत प्रैक्टिकल है, तुम जाते हो फटाफट कर देता है। पर इंजीनियर डिज़ाइन कर सकता है, मैकेनिक डिज़ाइन नहीं कर सकता। मैकेनिक को बस पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्टेड है, स्पार्क प्लग साफ़ कर दूंगा तो इग्निशन आसानी से हो जाएगा। मिसिंग कर रही है तो टाइम आ गया रिंग चेंज करने का, मैकेनिक इतना ही कर सकता है। पर इंजीनियर उस रिंग को डिज़ाइन कर सकता है, और उस रिंग को डिज़ाइन करना थ्योरी पर ही निर्भर करता है भाई। बिना थ्योरी के तुम प्रैक्टिस कर कैसे लोगे, मुझे ये बता दो।
बिना थ्योरी के तुम प्रैक्टिस कर कैसे लोगे? और जो बिना थ्योरी के प्रैक्टिस करे उसको इंजीनियर नहीं मैकेनिक बोलते हैं। इंजीनियर और मैकेनिक का मूलभूत अंतर यही है। कोई मैकेनिक तुम्हें कैलकुलेट करके ये नहीं बता सकता कि ये जो फ्रिज तुम यूज कर रहे हो इसकी एफिशिएंसी कितनी है। हाँ, फ्रिज बिगड़ जाएगा तो मैकेनिक आके उसको ठीक कर देगा, पर उस मैकेनिक से पूछो कि कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस फ्रिज, 38% है या 58% है, कितने परसेंट एफिशिएंसी पे काम कर रहा है ये? वो नहीं बता सकता। क्या बता सकता है? Theory and practice are one and the same thing. All theory translates into practice, and all practice is first and foremost a theory. There is no distinction between these two. पर आपके मन में वो भेद आता क्यों है उसको समझिए। वो भेद इसलिए आता है क्योंकि आपकी एजुकेशन ऐसी हुई है जहाँ पर आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी का प्रैक्टिस से कोई संबंध आपको बताया नहीं गया। तो आप थ्योरी पढ़ लेते हो किताबों में, पर उसका लैब में वास्तविकरण क्या है वो आप नहीं देख पाते। तो आपको लगता है ये सिर्फ थ्योरी ही तो है। अब मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, बड़ी एब्स्ट्रैक्ट है। ये डाइवर्जेंस और कर्ल होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का कोर्स अगर आपका हो। हाँ, डाइवर्जेंस कर्ल ये सब नहीं पढ़ा है। अब एक चीज़ को आप 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसका डाइवर्जेंस निकाल रहे हो, कर्ल निकाल रहे हो, आपको लगता है तो बड़ी थ्योरेटिकल बात है, इसका वास्तविकता से क्या ताल्लुक? ऐसा ही है ना। पर देखो, अगर वो नहीं होगा, अगर उसको नहीं समझ रहे हो तो कोई लेज़र बीम कभी ऑपरेट नहीं कर सकती, कभी ऑपरेट नहीं कर सकती। फिर तुम प्रैक्टिस कर करके लेज़र बीम तक थोड़ी पहुंच जाओगे, पहले उसकी थ्योरी समझना पड़ेगा ना। या प्रैक्टिस कर करके तुम लेज़र बीम तक पहुंच जाओगे कि बैठ हुए हो कहीं पे और कह रहे हो कि मुझे तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ करनी है। क्या हम लेज़र बना रहे हैं? अरे लेज़र जाने बिना लेज़र बना कैसे दोगे? Next time when you read some theory and you want to see whether you have really understood, whether you are really understanding, then ask yourself, how does it operate in this world? Beyond symbols and equations and theorems, how does this theory operate in the real world? जब तुम ये देख लोगे तब तुम्हारे मन से ये दुविधा हट जाएगी कि क्या थ्योरेटिकल है क्या प्रैक्टिकल है। तुम पाओगे कि एक ही है। ठीक है। दिक्कत क्या होती है कि तुम लोग एग्जाम वगैरह पास करने के लिए थ्योरी रट के चले जाते हो बिना ये जाने कि ये दुनिया में ऑपरेट कैसे करती है। तुम सिर्फ थ्योरी रट के चले जाते हो, तुमने कभी उस थ्योरी को समझा नहीं है। जब तुम उस थ्योरी को समझोगे ना, वाकई समझोगे, तुम पाओगे ये तो पूरी तरह प्रैक्टिकल है। मुझे समझ में नहीं आई थी इसलिए मुझे दिख नहीं रहा था कि इसकी प्रैक्टिकलिटी कहाँ पर है। So understand it. When you understand it, you will see infinite practical applications. Are you getting it? नहीं समझ में आ रहा। थ्योरी को समझो, रटो नहीं। कोई थ्योरम दे रखा हो उसका प्रूफ जल्दी से रट के मत पहुंच जाओ। समझो कि इसके अर्थ क्या हुए। बर्नौलीज थ्योरम है, तो कर लिया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। अब रट के पहुंच जाओ, रो प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी प्लस कॉन्स्टेंट। अब तुमको लगा बड़ी थ्योरेटिकल सी बात है। मैं ये नहीं कर रही, मुझे तो जी टॉय प्लेन्स बनाना पसंद है। आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल गर्ल एंड आई लाइक क्रिएटिंग टॉय प्लेन्स, जिसमें छोटी सी मैं मोटर लगा देती हूँ और वो उड़ना शुरू कर देते हैं। नाउ कैन इवन अ टॉय प्लेन फ्लाई विदाउट अ क्लियर कैलकुलेशन ऑफ द विंग स्पैन? विंग स्पैन कितना होना चाहिए? और अगर आपको बर्नौली थ्योरम नहीं समझ में आया है तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये जो प्लेन बनाया मैंने छोटा सा टॉय प्लेन, इसके पंख कितने लंबे हों, उनका सरफेस एरिया कितना हो?
बिना पंख का सरफेस एरिया कैलकुलेट करे क्या आपका प्लेन उड़ पाएगा? और उड़ गया भी तो तुक्का ही होगा। जैसे आप कागज़ के प्लेन बनाते हो ना, अब उसमें आप कोई कैलकुलेशन नहीं करते, वो फिर भी उड़ता है थोड़ी दूर तक। तो बिना थ्योरी के इसी तरह के प्लेन बन सकते हैं ये वाले। पर अगर आप वाकई सिंसियर हो, इंटरेस्टेड हो, तो आपको टॉय प्लेन बनाने के लिए भी बर्नौली थ्योरम की समझ होनी चाहिए। और अगर आपने बर्नौली थ्योरम समझ लिया तो आप पाओगे कि आपको सब जगह उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखने लगेगी। अब ये पंखा है, मुझे बताओ कि इसके जो ये पंख हैं ये मुड़े हुए क्यों हैं? ये जो पंखा बंद है उसको देखो, ये मुड़े हुए दिख रहा है, थोड़ा कर्व्ड है, एक कर्वेचर दिख रहा है। वो कर्वेचर क्यों है वहाँ पर? नीचे की तरफ हवा क्यों आएगी वैसे करने से? कर्व होगा तो नीचे की तरफ आएगी। ये कौन सा? ये तो मैकेनिक की भाषा है। इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग से बताओ कि वो कर्व क्यों है? क्यों है? अरे क्यों होगा ऐसा? अगर डिस्टेंस बढ़ेगा और दूरी उतने ही समय में तय करनी है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस बढ़ गया और दूरी उतने ही समय में तय करनी है, वो डिस्टेंस समय उतना ही लेना है पर डिस्टेंस बढ़ गया तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। वेलोसिटी और प्रेशर का सम कांस्टेंट है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा? यदि वेलोसिटी और प्रेशर कांस्टेंट है, वेलोसिटी स्क्वायर और प्रेशर कांस्टेंट है इनका सम, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा? v स्क्वायर kv स्क्वायर हाफ रो v स्क्वायर प्लस p इज कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो p का क्या होगा? p क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एक तरफ p ज़्यादा है, दूसरी तरफ p कम है, तो हवा किधर को आएगी? जिधर को p क्या है? कम है। तो बस इसीलिए उसको मोड़ा जाता है ताकि नीचे एक लो प्रेशर एरिया बने, ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बने। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाएगी। अब अगर तुमने उस बर्नौलीज थ्योरम को समझा होता तो जैसे ही इस पंखे को देखोगे और सिर्फ देखोगे तो सब समझ जाओगे कि ये इसके पंख ऐसे क्यों मोड़े गए हैं। पर तुमने उसको सिर्फ रटा है, तुम उसको रट के जाओगे, एग्जाम में लिख के चले आओगे, तुमने समझा नहीं। क्योंकि समझा नहीं तो उसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। अब अगर कोई उस्ताद तुम्हारे यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगे और तुम्ही में से कोई कहे मैं इसमें अपना एक पंखा बना के दिखाऊंगा, और तुमने उसमें पंखा बना दिया और वो पंखा तुमने फ्लैट विंग्स का बना दिया, फ्लैट, तो हवा देगा? देगा पर डिस्टर्ब, सिक्योरिटी, उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ को फ्लो हो रहा है। तुम तो बड़े प्रैक्टिकल थे, तुमने तो पंखा बना दिया, पर तुमने ये समझा ही नहीं कि सरफेस एरिया बढ़ाना ज़रूरी क्यों है। बिना थ्योरी के तुम प्रैक्टिस कर कैसे लोगे ये बताओ। तो थ्योरी जानना ज़रूरी है, पर जिस भी थ्योरी को पढ़ो निधि, उसको ये समझ के पढ़ो कि ये वास्तविकता में, रियल लाइफ में कैसे ऑपरेट करती है। उसको सिर्फ सिंबल्स और इक्वेशंस ऐसे मत रट लो कि रट लिया, सिंबल्स और इक्वेशंस रट ली। अ थ्योरी इज अ लिविंग थिंग, अ थ्योरी इज लाइफ, अ थ्योरी इज ऑपरेशनल, अ थ्योरी लिव्स। उसकी उस लाइफ को समझो कि ये थ्योरी कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, फिर देखो उसमें कितना मज़ा आता है। नहीं आ रहा समझ? हर चीज़ से चीज़ों को रिलेट करो ना। अब इसमें कितना पानी भरा है और मैं इसे कितने एंगल मोड़ सकता हूँ जब तक ये स्टेबल है, गिर ना जाए, इसमें कोई संबंध है कि नहीं है? इस पानी के कॉलम की हाइट, वो हाइट इतनी भी हो सकती है और इतनी भी हो सकती है। पानी के कॉलम की हाइट और वो मैक्सिमम एंगल जिस पे इसको मोड़ा जा सकता है, इससे पहले कि ये देखो इतना मोड़ दूंगा तो गिर जाएगी और इतना मोड़ दूंगा तो वापस आ जाएगी। तो मैक्सिमम एंगल क्या है जिस पे ये अपने इक्विलिब्रियम में वापस आ जाए? इस हाइट में और उस एंगल में कोई संबंध है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। अगर ये पूरा खाली कर दूं, थोड़ा सा ही मोड़ूंगा तो गिर पड़ेगी, ठीक है ना?
ये संबंध क्या मैं नहीं निकालूंगा जिस दिन मैं ग्रेविटेशन पढ़ूंगा, जिस दिन मैं टॉर्क पढ़ूंगा? क्या ये संबंध मैं नहीं निकालूंगा? मुझे क्या समझ में नहीं आएगा कि बेस के एरिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन होती है उसमें क्या संबंध है? क्या मुझे ये भी समझ में नहीं आएगा कि इसी बोतल का अगर एरिया छोटा कर दूं बेस का तो ये बहुत जल्दी गिर जाएगी, और इसी का बेस एरिया बहुत बढ़ा दूं तो ये नहीं गिरेगी इतनी आसानी से? आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम जब होता था हमारे समय में, जो हमने दिया था, उसमें एक क्वेश्चन थ्योरी का नहीं पूछा जाता था, सिर्फ न्यूमेरिकल आते थे। अब तो शायद स्थिति बदल गई है, पर वो न्यूमेरिकल करने के लिए जो तुम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोलोगे, वो न्यूमेरिकल करने के लिए थ्योरी में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। उसी थ्योरी से प्रैक्टिस निकलती है, उसी थ्योरी से प्रैक्टिकल निकलता है। आ रही बात समझ में? इसमें मुझे एंगुलर मोमेंटम की समझ होनी चाहिए, है ना? इसमें मुझे ग्रेविटेशन की समझ होनी चाहिए। जब इतनी चीज़ों की समझ होगी तब मैं ये प्रैक्टिकल बात पता कर पाऊंगा कि ये कितने एंगल तक मुड़े तब भी नहीं गिरेगी। आ रही बात समझ में?